नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे आर्मी के एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, वायुसेना यानी कि एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वह है नई दिल्ली। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है या फिर नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आर्मी हो या फिर नेवी हो या फिर वायुसेना यानी कि एयरफोर्स हो, सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। दोस्तों, जितने भी भारत के सीएपीएफ के फोर्सेस हैं या फिर पैरामिलिट्री के या फिर जो मिलिट्री के फोर्सेस हैं, मैक्सिमम का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इस डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है और उसमें नई दिल्ली का ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पता है तो नई दिल्ली को ही टिक कीजिएगा, क्योंकि सही होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष के लिए। अगर क्वेश्चन दे दे कि राज्यसभा का जो है कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा को कभी लोकसभा की तरह भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका जो कार्यकाल है वो अनंत होता है। लेकिन इसमें जो सदस्य बैठते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है? जबकि इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। जबकि इसके विपरीत लोकसभा को निम्न सदन व द्वितीय सदन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। दोस्तों, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप अपने जिस राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस राज्य में कुल कितने जिले हैं इसको पता कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है बिल्कुल मैंने लेटेस्ट में बिल्कुल जो फरवरी 2024 में ये वीडियो बना है उसमें काफ़ी बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया कि किस राज्य में कितने जिले हैं। बिल्कुल सटीक उसमें जानकारी मैंने बताया कि किस राज्य में कितने जिले हैं। तो इसे आप लोग देख लेगा, ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में ना फँसे। अगला आपका क्वेश्चन है कि इज़राइल की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, इज़राइल की जो राजधानी है वो जेरूशलम है। दोस्तों, अभी जो इज़राइल-फ़िलिस्तीन में जो युद्ध हो रहा है, तो उसमें जो है जेरूशलम जो है इज़राइल की राजधानी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो दोस्तों, विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, ठीक है? विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो सब इसमें 7 महाद्वीप है, ठीक है? कौन-कौन से? तो देखिए 7 जो महाद्वीप है उसका नाम है एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया और अंटार्कटिका। जी हाँ दोस्तों, ओशिनिया और अंटार्कटिका। तो जो सबसे एक कहा जाता है कि वहाँ पे मानव की आबादी शून्य है, यानी कि वहाँ पे मानव रहता नहीं, तो वो कौन-सा है? तो वो है अंटार्कटिका। क्योंकि ये बिल्कुल ध्रुवीय महाद्वीप है, ये बिल्कुल ध्रुव पे बसा हुआ महाद्वीप है और यहाँ पे केवल और केवल बर्फ है। अगला आपका क्वेश्चन है कि नया वित्त वर्ष भारत में कब से प्रारंभ होता है? तो भारत में नया वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। 1 अप्रैल से भारत में नया वित्त वर्ष प्रारंभ होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त है? तो राष्ट्र कवि की जो उपाधि प्राप्त है वो रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि इनकी जो एक कविता है कलम आज उनकी जय बोल। देखिए इनकी कविताएँ तो और भी उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, ये इनके सब रचना है। और इसमें जो कलम आज उनकी जय बोल है, तो कलम आज उनकी जय बोल में जो है इन्होंने बहुत ही वीर रस का जो है प्रदान किया है। इस वजह से इनको इनकी जो कविताएँ हैं उनमें देशभक्ति की काफ़ी ज़्यादा जो है भावना झलकती है। इसीलिए इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। और राष्ट्र बंधु किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है राजीव दीक्षित के। दोस्तों, आप लोग महापुरुषों के एक नाम को महापुरुषों के उपनाम को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि 1 जीबी में कुल कितने एमबी होते हैं? दोस्तों, आजकल जो एग्ज़ाम में है वो कंप्यूटर साइंस से भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन है 1 जीबी में कुल कितने एमबी होते हैं? तो वो होते हैं 1024 एमबी। जी हाँ दोस्तों, 1024 एमबी। तो दोस्तों, ये जो जीबी है ये बड़ा मात्रक है, जबकि एमबी इससे छोटा है। एमबी से भी छोटा होता है केबी, ठीक है? एमबी से भी छोटा क्या होता है? केबी होता है और केबी से भी छोटा होता है बाइट। ठीक है? तो ये जो है 1 जीबी में कुल कितने एमबी होते हैं, ये क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1024 एमबी। दोस्तों, आप लोग जब अपना मोबाइल का डेटा यूज़ करते हैं तो उसमें जो है 1 जीबी जब अगर डेटा आता है तो उसमें जो है एमबी के हिसाब से डेटा कट होता है, यानी कि जितना आप यूज़ करते हैं तो उतना माइनस हो जाता है और नेक्स्ट जो बचा रहता है शेष वो आपको शो करता है। तो 1 जीबी में कितने डेटा? तो 1 जीबी में कुल 1024 एमबी डेटा होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 के आसपास में अंग्रेजों द्वारा ही ये भारत में लागू किया गया था। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं भारतीय दंड संहिता, जो कि बहुत ही बेकार दंड संहिता है, क्योंकि इसी दंड संहिता के कारण जो है आज भी हमारे देश में जो है लोगों को कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने के चक्कर काटने रहते हैं और उनको जो है न्याय नहीं मिलता है। फैसला तो आ जाता है लेकिन न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि फैसला न्याय और अन्याय दोनों तरफ से हो जाता है। तो फैसला आ
जाता है लेकिन न्याय नहीं मिलता है, वो भी फैसला आने में काफ़ी विलंब होता है क्योंकि भारत में जो है कोर्ट कचहरी में केवल तारीख पे तारीख मिलती है। दोस्तों आप लोग अपने इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में जो है फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी जो है जयपुर के कहा जाता है। जयपुर कहाँ है? तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है। दोस्तों इसे गुलाबी शहर कहने के पीछे का कारण क्या है? तो इसका कहने के पीछे है कि एक बार जो है राजस्थान का कोई राजा था जो कि अंग्रेजों जिसने भारत पे जो है शासन किया था, भारत में अत्याचार किया था, भारत को सोने की चिड़िया से कोयले की चिड़िया बना दिया था, लेकिन उसको भी शान सम्मान के लिए जो राजा महाराजा है वो अपना जो है काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी करते थे। तो वो एक बार वहीं अंग्रेज कोई आया था, उसने जो है उसके साथ रानी एलिज़ाबेथ भी थी और प्रिंस करके कोई था, वो जब राजस्थान में भ्रमण के लिए आया था तो पूरे वहाँ के जो राजा थे उन्होंने जयपुर सिटी को ही पिंक कलर से पेंट करवा दिया था, इसलिए इसको पिंक सिटी कहा जाने लगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद कब गिराई गई? तो दोस्तों जो बाबरी मस्जिद है, ये स्पेशली बाबरी मस्जिद नहीं थी, ये श्री राम जी का जन्म स्थान था। वहाँ पे श्री राम जी की जो है एक मंदिर थी जिसको बाबर ने जो है 1584 ईस्वी में इस पे आक्रमण करके इसका जो ऊपरी ढांचा था उसको विकृत कर दिया और वहाँ पे मस्जिद का रूप देके उसे मस्जिद बना दिया, ठीक है? गुंबज का रूप देके इसे मस्जिद बना दिया, तभी से वो बाबरी मस्जिद कहलाने लगी। तो जो हिंदू लोग थे, जो हिंदू कारसेवक सेवक थे, उनको ये कभी पसंद नहीं था और बस जो है 1990 में उन पे गोलियाँ चलाई गई जब वो इसे ढाना चाहते थे, लेकिन मुलायम सरकार ने उन पे गोलियाँ चलाई और 1992 में, ठीक है, 1992 में जो है 6 दिसंबर 1992 को आखिर में जो कल्याण सिंह सरकार थी उसमें जो है बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और बाबर का नामो-निशान खत्म कर दिया गया। अब वहाँ पे जो है बहुत ही भव्य श्री राम मंदिर बना दिया गया है। दोस्तों श्री राम मंदिर से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए श्री राम मंदिर को भी क्लियर कर लीजिएगा कि श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, श्री राम मंदिर के कितनी मंजिला है, इसकी मूर्ति के मूर्तिकार कौन है और साथ ही साथ इसके इतिहास क्या था। आप लोग हमारे चैनल पे जाएँगे तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि कहीं संत मुनि वेद पुराना नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। दोस्तों ये आपके हिंदी का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया कि इसमें दुर्लभ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जो दुर्लभ शब्द है इसका अर्थ होता है जो कि बहुत परिश्रम से प्राप्त होता है। तो दुर्लभ शब्द होता है, इसका अर्थ होता है जो बहुत परिश्रम से प्राप्त होता है। दुर्लभ का विपरीत शब्द क्या होगा यानी कि विलोम शब्द, तो वो होगा सुलभ, जो कि आसानी से मिल जाता है। तो कहीं संत मुनि वेद पुराना नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। जी हाँ दोस्तों, इसमें यही कहा गया है कि हमारे जो संत है, जो मुनि है, जो वेद है, जो पुराण है, सब में इस बात का वर्णन किया गया है कि ज्ञान के समान दुर्लभ इस दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि गाँव की कार्यपालिका क्या कहलाती है? तो गाँव की जो कार्यपालिका है वो कहलाती है ग्राम पंचायत। जिस तरह से हमारे जो है विधानसभा में कार्यपालिका है और फिर न्यायपालिका है, फिर जो है एक व्यवस्थापिका है, ठीक उसी तरह से हमारे जो ग्राम पंचायत होती है इसमें भी इसका वर्णन किया गया है, ये बनाया गया है। तो जो गाँव की कार्यपालिका है वो ग्राम पंचायत कहलाती है। दोस्तों जब हम लोग गाँव में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव करते हैं तो वहीं ग्राम पंचायत सदस्य जो है मिल के जो है ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं और ग्राम सभा जो है वो इसका जो है वो व्यवस्थापिका है, ठीक है? ग्राम सभा जो है व्यवस्थापिका है, ग्राम सभा ही निर्णय लेती है कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है और जो वो निर्णय लेती है ग्राम पंचायत के सदस्य जो है वार्ड मेंबर जो है और ग्राम प्रधान मिलके जो है उस व्यवस्था को लागू करते हैं, इसलिए इनको कार्यपालिका कहा जाता है। लेकिन अफ़सोस दोस्तों कि ग्राम पंचायत जो है अभी हमारे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में या फिर अन्य राज्यों में ग्राम पंचायत तो मौजूद है, लेकिन ग्राम सभा के कहीं पे कोई दशा-दिशा ठीक नहीं है। ये केवल कागज़ों पे चल रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि नौसेना यानी कि जो नेवी है इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो नौसेना का आदर्श वाक्य है सम नो वरुणा, सम नो वरुणा, अर्थात हे समुद्र के देवता हम पर कृपा करें, ये नौसेना का आदर्श वाक्य है। दोस्तों आप लोग अपने आदर्श वाक्य जो डिफेंस के आदर्श वाक्य होते हैं इसको जो है याद रखिएगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपके डिफेंस के एग्जाम में स्पेशली ये पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आप लोग जो है आर्मी का आदर्श वाक्य है, नेवी का आदर्श वाक्य क्या है, एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है, एसएसबी का मुख्यालय कहाँ है और साथ ही साथ आप लोग जो है हेडक्वार्टर को भी याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम पूछ देता है कि बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग इससे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं, ठीक है? तो रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? तो यह कुल 7 खंड है, ठीक है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास और इसकी जो भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो स्पेशली भाषा नहीं, वो बोली है और ये क्या है? तो अवधी है। जबकि अगर रामायण का भाषा पूछे तो वो क्या है? वो है संस्कृत और रामचरितमानस की बोली जो है वो है अवधी। इसमें कुल कितने खंड है? तो वो है 7 खंड और सातों खंड कौन-कौन से हैं?
तो पहला खंड है बाल कांड, उसके बाद है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि रामायण में कुल कितने खंड है या फिर कितने कांड है, तो रामायण में कुल 6 कांड है, ठीक है, 6 कांड है। जबकि जो रामचरितमानस का जो लंका कांड है उसे रामायण में किस कांड के नाम से जाना जाता है, तो वो युद्ध कांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोग भी इससे जो है रामायण से या रामचरितमानस से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि डायबिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं, तो डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह कहा जाता है, इसे शुगर कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का मध्य कमांड कहाँ है, तो दोस्तों कई बार एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछ देता है कि जो मध्य कमांड होते हैं या फिर जो उत्तरी कमांड या फिर जो सेना के कमांड होते हैं, तो दोस्तों हमारी मिलिट्री में कुल कितनी सेनाएं हैं, तो मिलिट्री में 3 सेनाएं हैं, आपका वायुसेना, जल सेना और थल सेना। तो थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों के कुल कितने सैन्य कमांड है, तो तीनों सैन्य कमांड है 17। जी हाँ दोस्तों 17, क्योंकि वायुसेना के भी 7 कमांड है, थल सेना के भी 7 कमांड है और नौसेना के भी 3 कमांड है। तो 7 + 7 14 और 3 17, ठीक है। तो ये 17 सैन्य कमांड है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वायुसेना का मध्य कमांड कहाँ है, तो उसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन आ जाए कि एयरफोर्स का मध्य कमांड कहाँ है, तो वह हो जाएगा आपका प्रयागराज। तो दोस्तों आप लोग जो है अपने सैन्य कमांड को याद कर लीजिएगा, खासकर डिफेंस के एग्जाम में ये कई बार पूछे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि ईसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ईसीआर का हेडक्वार्टर हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ है, तो ये बिहार राज्य के वैशाली जिला में हाजीपुर पड़ता है, ये यहाँ में मुख्यालय है ईसीआर का। और ईसीआर यानी कि पूर्व मध्य रेलवे के कितने डिवीजन हैं, तो डिवीजन जो है 5 डिवीजन है। एक डिवीजन जो है हाजीपुर हो जाएगा, और दूसरा है समस्तीपुर, तीसरा है दानापुर, चौथा है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी कि डीडीयू है, और 5वां है आपका धनबाद, ठीक है, धनबाद। तो ये जो डीडीयू है ये उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है, बाकी हाजीपुर, समस्तीपुर, दानापुर बिहार में पड़ते हैं, और धनबाद जो है ये आपका झारखंड में पड़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जी हाँ, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पुलिस अधीक्षक, ठीक है। और एसपी से बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो होता है एसएसपी, उसके बाद हो जाता है डीआईजी, उसके बाद आईजी और डीजीपी हो जाता है, पुलिस महानिदेशक। तो जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक, जबकि आपका राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होगा, तो वो डीजीपी हो जाएगा यानी कि पुलिस महानिदेशक। दोस्तों अगर आप लोग पुलिस के एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आईजी क्या होता है, डीआईजी क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीओ क्या होता है, जोन क्या होता है, रेंज क्या होता है, जिला क्या होता है, सर्किल। क्योंकि जो है आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में पहले से जानकारी रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोग पुलिस की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतर रहेगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो रामचरितमानस के लेखक है गोस्वामी तुलसीदास। जी हाँ दोस्तों, जो गोस्वामी तुलसीदास है वो रामचरितमानस के लेखक हैं, और इसकी भाषा क्या है, तो वो अवधी है। दोस्तों पुस्तक और उनके लेखक से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पुस्तक और उनके लेखक जो है हमारे चैनल पे जाके इसे देख लीजिएगा, आपका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। क्योंकि कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में रामायण के लेखक, महाभारत के लेखक तमाम जो है ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंदी कैलेंडर का चतुर्थ महीना क्या होता है, यानी कि हिंदी कैलेंडर का चौथा महीना क्या होता है। तो दोस्तों बहुत से लोग जो अंग्रेजी कैलेंडर का आज का प्रचलन हो गया है तो उसी को केवल जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अंग्रेजी कैलेंडर जो है वो हिंदी कैलेंडर के बाद ही बनता है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर से ही स्पष्ट जानकारी निकलती है, उसके बाद ही इंग्लिश कैलेंडर बनाए जाते हैं। और हिंदी कैलेंडर में भी इंग्लिश कैलेंडर की तरह ही 12 महीने यानी कि 12 मास होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है प्रथम महीना कौन सा होता है, तो होता है चैत, दूसरा बैसाख, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो चौथा महीना आषाढ़ हो जाता है। जबकि हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना कौन होता है, तो वो होता है आपका फाल्गुन महीना। अगला आपका क्वेश्चन है कि गांव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो गांव का प्रथम नागरिक जो है ग्राम प्रधान कहलाता है। जबकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश का गांव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड उसमें ग्राम प्रधान कहा जाएगा। जबकि बिहार में, झारखंड में उसे मुखिया कहा जाएगा। जबकि हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इधर अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें गाँव का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो होता है सरपंच। जी हाँ दोस्तों, उसे सरपंच कहते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पे जाएँगे तो इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आपको जो है ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, वेतन भत्ते उनके क्या होते हैं, उनको क्या सुविधाएँ मिलती है, तो आपको पता हो जाएगा। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधान, मुखिया, सरपंच में क्या अंतर होता है। तो आपको इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपका जो बेसिक ज्ञान है ग्राम पंचायत स्तर पे वो आपका जो है क्लियर हो जाए और आपको अच्छी जानकारी मिले। अगला आपका क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ है, तो हवा महल जो है वो जयपुर में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि केवल स्वदेशी
उसी नीतियों से ही देश को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है। यह किसका कथन है? तो वह कथन जो है राजीव दीक्षित का है। जी हाँ दोस्तों, राजीव दीक्षित जिन्हें हम लोग राष्ट्र बंधु कहते हैं। तो आप लोग कथन और नारे को भी क्लियर कर लीजिएगा, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन में आपका ये ना फँसे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार-बार हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिएगा और देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि सांसदों को पेंशन कितना मिलता है? तो दोस्तों देखिए, सांसद भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लोकसभा के सांसद और एक होता है राज्यसभा के सांसद। तो दोस्तों पहले जो है 2006 से पहले इनको जो सांसदों को पेंशन नहीं मिलता था, जो है केवल वेतन मिलता था। लेकिन अब जो 2006 से इनका जो है पेंशन भी प्रारंभ हो गया, जो कि 8,000 उस समय मिलता था, लेकिन अब बढ़ के जो है लोकसभा के सांसद को 25,000, जबकि राज्यसभा के सांसद को 27,000 पेंशन मिलता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? तो कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में है। दोस्तों पृथ्वी को 2 ध्रुवों में बाँटने वाली 2 जो है गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा कौन सी है? तो वो होता है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के अगर आप उत्तर साइड में जाएँगे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण साइड में जाएँगे तो दक्षिणी गोलार्ध। तो जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण ही जो है भारत जो है ये कर्क रेखा भारत के बीचों-बीच से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बाँटती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कर्क रेखा भारत को कितने जो है राज्यों से गुजरती है, तो वो 8 राज्यों से गुजरती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायु सेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो होता है 15 जनवरी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा 4 दिसंबर। तो आप लोग इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, 15, 8, 4 यानी कि 1584। तो 15 जनवरी जो होगा पहले आएगा जनवरी, तो वो 15 तारीख, अक्टूबर आएगा बाद में, तो वो 8 तारीख, और दिसंबर सबसे बाद में आएगा तो वो 4 तारीख। तो 15 को जो है थल सेना दिवस, 8 को वायु सेना दिवस और 4 को जल सेना दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग जो है अपने दिवस को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपका ये जो अंतिम क्वेश्चन है कि थल सेना का लेफ्टिनेंट जो है जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो दोस्तों जो थल सेना का लेफ्टिनेंट है वो कमीशन रैंक का सबसे निचला अधिकारी होता है। तो इसके समकक्ष जल सेना यानी कि नेवी का कौन-सा अधिकारी होगा? तो वो हो जाएगा सब लेफ्टिनेंट। जी हाँ दोस्तों, वो हो जाएगा सब लेफ्टिनेंट। दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा-सा ये मिसप्रिंटिंग हुई, ये जो है फ्लाइंग ऑप्शन नहीं होगा, ये वायुसेना का अधिकारी हो जाता है, ठीक है? ये वायुसेना का अधिकारी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो होगा वो होगा सब लेफ्टिनेंट, ठीक है? तो ये जो है सबसे छोटा पद होता है आपका जल सेना का, सब लेफ्टिनेंट, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि तीनों सेनाओं के समकक्ष पद जो है वो किसके बराबर होता है, क्योंकि अगर थल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी जनरल होता है, जल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी एडमिरल होता है और आपका जो है वायुसेना का सबसे बड़ा अधिकारी एयर चीफ मार्शल होता है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। आपका जो है बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डिफेंस के एग्जाम के लिए। दोस्तों आखिरी आपसे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।